पानी, जिसे हम जिंदगी का दूसरा नाम कहते हैं। पर क्या हो अगर यही जिंदगी देने वाला पानी एक बहुत बड़ी पहेली बन जाए? भारत में पानी की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक गहरे विरोधाभास की कहानी है, जिसे समझना आज हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, चारों तरफ पानी ही पानी हो, इतना कि सब कुछ डूब रहा हो, फिर भी एक गिलास साफ पानी के लिए तरसना पड़े। ये कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि भारत के कई हिस्सों की एक कड़वी सच्चाई है। पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि हमारी धरती एक नीला ग्रह है ना? इसका लगभग 71% हिस्सा तो पानी ही है। तो फिर पानी की कमी, जल संकट, सूखा, ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए? चलिए इस नीले ग्रह के सबसे बड़े रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले पानी की इस मौजूदगी को समझना होगा। आखिर ये नीला ग्रह वाला टैग हमें मिला कैसे? और यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। देखिए, धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 97% से ज्यादा तो खारा पानी है, समुद्रों वाला पानी, जो हमारे सीधे किसी काम का नहीं। मतलब जो मीठा पानी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 3% से भी कम है, और उसमें से भी ज्यादातर तो ग्लेशियरों में बर्फ बनकर जमा हुआ है। अब भारत की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करती है। हमें प्रकृति से हर साल औसतन 114 सेंटीमीटर बारिश का तोहफा मिलता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि देश के कई हिस्से हर साल सूखे की भयानक चपेट में आ जाते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि ये सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? अगर बारिश काफी होती है तो फिर ये कमी क्यों महसूस होती है? चलिए अब इस पूरी जांच को एक कदम और आगे ले चलते हैं। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो तरह की कमी को समझना होगा। एक है मात्रात्मक कमी। इसका सीधा सा मतलब है कि कुआं ही सूख गया है, पानी है ही नहीं। और दूसरी है गुणात्मक कमी। इसका मतलब है कि कुएं में पानी तो है, पर वो इतना जहरीला हो चुका है कि उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तस्वीर मात्रात्मक कमी को दिखाती है, और इसकी वजह हम सब जानते हैं, रोज देखते भी हैं। हमारी बढ़ती आबादी, हमारी खेती जिसके लिए बहुत पानी चाहिए, और देश को आगे ले जाती हमारी फैक्ट्रियां, इन सब ने मिलकर हमारे मीठे पानी के स्रोतों पर इतना जबरदस्त दबाव डाल दिया है कि वो अब जवाब दे रहे हैं। और फिर आती है ये दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक हकीकत, गुणात्मक कमी। सोचिए, जब फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल, शहरों की गंदगी और खेतों के कीटनाशक हमारी जीवन देने वाली नदियों में मिलते हैं, तो वो उन्हें सिर्फ गंदे नालों में बदल देते हैं। तब पानी होते हुए भी एक तरह से मौत का सामान बन जाता है। अच्छा, इस दोहरी मार से निपटने के लिए आजाद भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो नदियों की ताकत को काबू करके देश की तकदीर बदल सकता था। और वो सपना था विशालकाय बांधों का। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को एक नया नाम दिया था, आधुनिक भारत के मंदिर। उनका मानना था कि ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ढांचे नहीं, बल्कि ये भारत के सुनहरे भविष्य की वो नींव हैं जो सिंचाई, बिजली और उद्योगों को एक साथ सींचेंगे। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक लेकिन होता है। इन मंदिरों ने नदियों के कुदरती बहाव को रोका, जिससे उनका पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया। जमीन बंजर होने लगी। और विडंबना देखिए, जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए थे, वे कई बार खुद ही बाढ़ की वजह बन गए। और शायद सबसे बड़ा असर पड़ा इंसानी रिश्तों पर, जब एक ही नदी के पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कृष्णा गोदावरी विवाद। हुआ ये कि जब महाराष्ट्र ने कोयना नदी पर बांध बनाया, तो नीचे बसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, ये हमारे हक का पानी है। उनका तर्क था कि इस बांध से उनके खेत सूख जाएंगे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तो अगर ये बड़े बड़े मंदिर भी हमारी प्यास पूरी तरह नहीं बुझा पाए, तो क्या कोई और रास्ता है? चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग से हटकर अपने प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। ये हमें दिखाता है कि पानी का सम्मान तो हमारी रगों में है। आज से हजारों साल पहले जब मॉडर्न इंजीनियरिंग का नामो निशान नहीं था, तब भी इलाहाबाद के पास गंगा के गुस्से को काबू करने की तकनीक मौजूद थी। 11वीं सदी में भोपाल की विशाल झील थी और 14वीं सदी में दिल्ली का हौज़े खास। हमारे पूर्वजों ने पानी की हर एक बूंद की कीमत को पहचाना था। और ये ज्ञान सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं था।
हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में लोगों ने गुल या कुल जैसी पतली पतली नहरें बनाई, जो किसी नब्ज की तरह पहाड़ों से पानी खींचकर उनके खेतों तक जिंदगी पहुंचाती थीं। वहीं राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, लोगों ने बारिश के पानी को सहेजने के लिए खादीन और जोहर जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए। ये जमीन की प्यास बुझाते थे ताकि फसलें लहलहा सकें। और बंगाल जैसे इलाकों में, जहां पानी की अधिकता ही एक समस्या थी, वहां भी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने और उसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए खास नहरें बनाईं। मतलब उन्होंने आफत को अवसर में बदल दिया था। इन सभी पारंपरिक तरीकों में से एक सबसे सरल और असरदार तरीका है छत पर बारिश के पानी को जमा करना। जरा सोचिए, हमारे अपने घर की छत एक छोटा सा बांध बन सकती है। छत पर गिरे बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि धरती की प्यास भी बुझा सकते हैं। एक बेहद सरल लेकिन शानदार समाधान। तो हमने देखा कि एक तरफ बड़े बांधों की आधुनिक इंजीनियरिंग है और दूसरी तरफ पारंपरिक ज्ञान की छोटी छोटी लेकिन बहुत असरदार प्रणालियां। तो भविष्य का रास्ता क्या है? तो अब हम कहां पहुंचे? एक तरफ है बड़े बांधों की ताकत और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना हमारा ज्ञान। शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में है ही नहीं। असली समाधान तो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने में है, जहां हम आधुनिक तकनीक को अपनी परंपराओं के सम्मान के साथ इस्तेमाल करें। और ये सोच अब हमारी नीतियों में भी झलक रही है। सरकार का जल जीवन मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत के हर घर में हर इंसान को रोज कम से कम 55 लीटर साफ पानी मिले। अब ये 55 लीटर उतना पानी है जिससे एक छोटा परिवार अपने पीने, खाना पकाने और सफाई की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकता है। तो हम इस बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। बड़े बांधों की विशालता और छोटी पारंपरिक प्रणालियों के ज्ञान के बीच भविष्य के भारत के लिए पानी का सही संतुलन क्या होना चाहिए? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।